भारत की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर को लेकर चीन के बाद अब कुछ और देशों ने भी नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। उनकी क्या मांगे हैं और वे भारत की राह क्यों रोक रहे हैं, इसके साथ ही भारत की सड़कों के नाम बदलने को लेकर एक दिलचस्प प्रस्ताव सामने आया है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस की एक कड़ी कार्रवाई ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और कई बड़े अपडेट्स हैं जो शायद आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी देखने को न मिले, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम कॉन्क्लेव की, जो इस समय दिल्ली में आयोजित हो रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी इसमें शामिल हुए और यहाँ एक बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में अब कुछ प्रमुख सड़कों का नाम पारंपरिक राजनीतिक नेताओं पर नहीं बल्कि गूगल, मेटा, टीसीएस और इन्फोसिस जैसी उन कंपनियों के नाम पर रखा जाएगा जो राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर रही हैं। यानी आने वाले समय में आपको हैदराबाद में गूगल रोड, मेटा रोड, टीसीएस रोड दिख सकती है। सीएम रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि वे 2034 तक तेलंगाना की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन और 2047 तक $3 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। वैसे बाकी बातें ठीक हैं, लेकिन सड़कों के नाम ग्लोबल कंपनियों के ऊपर रखना आपकी नजर में यह कैसा निर्णय है, नीचे कमेंट करके बताएं। अब बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ। दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर नबी, जिसे हाल ही में गिरफ्तार किया गया था, उसके पुलवामा स्थित घर को सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बीती रात ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई एक्सप्लोसिव लगाकर की गई है। रात और दिन के दोनों विजुअल सामने आए हैं। कुछ लोग सवाल उठाएंगे कि घर वालों की क्या गलती थी, लेकिन सच्चाई यही है कि जब आतंकी बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाते हैं तब उनकी भी कोई गलती नहीं होती। ऐसे मामलों में नरमी नहीं, सख्ती ही जरूरी होती है। यह कार्रवाई उन सभी के लिए संदेश है जो इस रास्ते पर चलने की सोच भी रहे हैं। सिर्फ उमर नहीं बल्कि अन्य गिरफ्तार डॉक्टरों और साथियों की संपत्ति को भी अटैच किया जा रहा है। अगली खबर इंडियन एयरफोर्स से है। चेन्नई के ताम्बरम इलाके में आज एयरपोर्ट का एक प्लॉट PC-7 Mark II ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। राहत की बात है कि पायलट समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गए और किसी नागरिक या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ। एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं ताकि क्रैश का सही कारण पता लगाया जा सके। अब बात करते हैं भारत साउथ अफ्रीका अपडेट की। भारत में साउथ अफ्रीका के राजदूत प्रोफेसर अनिल सुकलाल ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि IIT का एक कैंपस साउथ अफ्रीका में भी खोला जाए। भारत पहले से ही मिडिल ईस्ट में के कई देशों में IIT ब्रांचेस शुरू कर चुका है, लेकिन साउथ अफ्रीका लंबे समय से इस मांग को दोहरा रहा है और अब इसे उसने सार्वजनिक रूप से भी उठाया है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर जो भारत और बांग्लादेश से जुड़ी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट मौजूद है। खबर यह है कि बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलील उर रहमान अगले हफ्ते भारत दौरे पर आने वाले हैं। दरअसल 19 से 20 नवंबर के बीच इंडियन ओशन रीजन के देशों की NSA लेवल मीटिंग होने जा रही है। इसके साथ ही भारत ने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के देशों की सुरक्षा सलाहकार बैठक भी इसी समय शेड्यूल की है। इस कॉन्फ्रेंस में भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और बांग्लादेश इन सभी देशों के NSA को आमंत्रित किया गया है क्योंकि इस बार होस्टिंग की जिम्मेदारी भारत के पास है। खबरें सामने आई हैं कि बांग्लादेश ने भारत का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और ये पहली बार होगा शेख हसीना के हटने के बाद जब बांग्लादेश के NSA खलील उर रहमान भारत पहुंचेंगे और हमारे NSA अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। खलील उर रहमान की नियुक्ति प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने की है, यानी ये सीधे तौर पर यूनिस के भरोसेमंद व्यक्ति माने जाते हैं। इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत में होने वाली इन मीटिंग्स के बाद दोनों देशों के रिश्तों में कोई वास्तविक बदलाव आता है या नहीं। अब बात करते हैं सबसे अहम खबर की। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वीटो पावर और उस पॉलिटिक्स की जो पिछले कुछ समय से UN में तेज हो गई है। आमतौर पर UN रिफॉर्म से जुड़ी खबरों में वही पुरानी बातें दोहराई जाती थी, जिससे ऐसा महसूस होने लगा था कि शायद भारत को वीटो पावर या परमानेंट सीट मिलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन UN जनरल असेंबली के हालिया सेशन के बाद हालात काफी तेजी से बदलने लगे हैं, खास तौर पर कॉफी क्लब नाम के ग्रुप की वजह से। कॉफी क्लब, जिसे यूनाइटिंग फॉर कंसेशंस ग्रुप भी कहा जाता है, पहले इतना सक्रिय नहीं था, लेकिन अब ये भारत समेत G4 देशों को स्थायी सदस्य बनाने के सख्त विरोध में खुलकर उतर आया है। इस ग्रुप में 21 देश शामिल हैं। ये सभी देश अपने अपने तर्क रख रहे हैं। परेशानी ये है कि UN में किसी छोटे आइलैंड नेशन की राय को भी वेटेज मिलता है, जो भारत या अमेरिका जैसे बड़े देशों को मिलता है। और अब 190 से ज्यादा मेंबर्स हैं, तो सबकी सहमति जुटाना आसान काम नहीं होता। रिपोर्ट्स के मुताबिक इटली, पाकिस्तान, मैक्सिको और इजिप्ट इस ग्रुप के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस के दौरान 50 से भी ज्यादा देश कॉफी क्लब के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। इतने बड़े ब्लॉक के शामिल होने के बाद इनकी मांगों का वजन काफी बढ़ गया है। तो आखिर इनकी डिमांड्स क्या है? ये देश चाहते हैं कि रिफॉर्म्स के बाद सिक्योरिटी काउंसिल की मौजूदा स्ट्रक्चर लगभग वैसी ही रहे, बस एक नई कैटेगरी जोड़ दी जाए। इस कैटेगरी में कुछ देशों को लंबे समय तक नॉन परमानेंट मेंबर बनाया जाए। मतलब पहली कैटेगरी मौजूदा 5 परमानेंट मेंबर्स, दूसरी कैटेगरी 2 साल के लिए चुने जाने वाले नॉन परमानेंट मेंबर्स, तीसरी नई कैटेगरी 3 से 5 साल या 6 से 8 साल के लिए चुने जाने वाले लॉन्ग टर्म नॉन परमानेंट मेंबर। वीटो पावर सिर्फ उन्हीं 5 देशों के पास रहे जिनके पास अभी है, यानी
भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील जैसे देशों को परमानेंट सीट या वीटो देने का सीधा विरोध। कॉफी क्लब की अगली दलील ये है कि वीटो पावर का इस्तेमाल बेहद गैर लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, इसलिए इसे और देशों में बांटना तो दूर, इसकी मौजूदा व्यवस्था में भी बदलाव लाया जाए। इनका कहना है कि ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए जिसमें एक अकेला देश पूरा का पूरा सुरक्षा परिषद का फैसला रोक दे। खास बात यह है कि मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों में से चीन इस यूनाइटिंग फॉर कंसिस्टेंट ग्रुप के साथ खुद को जोड़ चुका है। चीन के प्रतिनिधि फिर समर्थन ही नहीं दे रहे, बल्कि मीटिंग्स में बतौर ऑब्जर्वर्स हिस्सा भी लेते हैं। अब चूंकि पूरा विवाद स्थायी सदस्यता और वीटो पावर को लेकर है, इसलिए इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस में एक नई सोच सामने आई है। पहले नॉन परमानेंट मेंबर्स को लेकर रिफॉर्म किए जाएं और बाद में परमानेंट सीट और वीटो से जुड़े बदलावों को देखा जाए। मतलब साफ है, कॉफी क्लब धीरे धीरे भारत और G4 देशों के लिए बड़ी रुकावट बनता जा रहा है और कई देश इनके साथ खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि इस समय यूएन के अंदर माहौल इस दिशा में मोड़ दिया गया है कि पहले छोटे बदलाव किए जाएं और बड़े रिफॉर्म्स को भविष्य के लिए छोड़ दिया जाए। अब असली मामला यहाँ आता है, अगर परमानेंट सीट्स पर निर्णय होना है तो उसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में सभी देशों की वोटिंग के जरिए ही फाइनल किया जाएगा। वहाँ पर जिस देश को 2/3 यानी लगभग 66% वोट मिलेंगे, उसे परमानेंट सीट और वीटो पावर दोनों प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव होगा जब परमानेंट सीटों पर रिफॉर्म का मुद्दा वोटिंग के लिए टेबल पर लाया जाए, और कॉफी क्लब यही रोकना चाहता है। उनका लक्ष्य है कि अभी सिर्फ नॉन परमानेंट कैटेगरी के बदलाव को आगे बढ़ाया जाए और असली मुद्दा वीटो और परमानेंट सीट को अनिश्चित काल तक टाल दिया जाए। इसका सीधा असर भारत और G4 देशों की बरसों की मेहनत पर पड़ रहा है, लेकिन भारत सरकार ने हार नहीं मानी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस बार दोनों तरह के रिफॉर्म, नॉन परमानेंट और परमानेंट सदस्यता, एक साथ आगे बढ़े। इसी वजह से भारत अधिक से अधिक देशों का समर्थन जुटाने में लगा है। 2/3 देशों का समर्थन मिलना हमारे लिए निर्णायक साबित होगा। हर एक देश का वोट मायने रखता है। यही कारण है कि मालदीव जैसे छोटे देश का वोट भी उतनी ही ताकत रखता है जितनी कि अमेरिका जैसे बड़े देश का वोट। इसी वजह से भारत लगातार ग्लोबल साउथ को मजबूत करने की बात करता है, अफ्रीका को G20 में सदस्यता दिलाने की पहल करता है, लैटिन अमेरिका के देशों को सपोर्ट करता है और कोविड के समय अफ्रीकी देशों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराता है। जब कहीं भी मानवीय संकट आता है, भारत राहत सामग्री और मेडिकल मदद भेजने में कभी पीछे नहीं हटता। भारत की इस मानवीय डिप्लोमेसी का मकसद साफ है। जब यूएन में परमानेंट सीट के लिए वोटिंग का दिन आएगा तो इन देशों को याद रहे कि भारत ने उनके लिए क्या किया था, और यही एहसान उन्हें भारत के पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित करेगा। अब बड़ा सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि भारत को कभी वीटो पावर या स्थायी सदस्यता मिलेगी, या फिर ये अब लगभग असंभव हो चुका है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, हर दिन दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। कहीं नई दोस्ती बन रही है तो कहीं पुराना रिश्ता टूट रहा है। कोई देश अपनी पॉलिसी बदल रहा है तो कोई अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है। इन सब के बीच भारत भी अब इस खेल का हिस्सा नहीं बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। हर नई डील, हर नई मीटिंग, हर स्ट्रेटेजिक मूव में भारत का प्रभाव और बढ़ रहा है। यही असली मकसद है हमारे चैनल RK न्यूज स्टूडियो का, आप तक पहुंचाना वो खबरें जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि भारत की वैश्विक ताकत की असली तस्वीर दिखाती है। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की गहराई की, डिफेंस की मजबूती की और उन फैसलों की जो भारत के कल को आकार दे रहे हैं। हम किसी एजेंडा के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और समझदारी के साथ हर अपडेट को विश्लेषण करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक रूप से आप तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और RK न्यूज स्टूडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक क्लिक सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि हमारे इस मिशन में आपका साथ है, जिसका नाम है भारत को समझना और भारत को आगे बढ़ाना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।